नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट फाई ऑनलाइन चैनल में। और हम आ चुके हैं वापस हमारे एक नए चैप्टर के साथ में, प्लांट किंगडम। होप सो कि आप सभी ने इसका ओवरव्यू वाला जो हमारा लेक्चर था वो देख लिया होगा, राइट। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और आज हम शुरू करेंगे द रियल जर्नी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, द प्लांट किंगडम। अब देखो, प्लांट्स के बारे में हमने बहुत कुछ देखा है, जाना है, अब हम रियल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो क्लासिफिकेशन का टाइम था वो कैसा था, सब कुछ कैसा था वहां पर। ठीक है, तो उसको जानने से पहले जरा देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो देखो, हमारे पास आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये हमारे कुछ इनिशियल पैराग्राफ में, जो हमारे एनसीईआरटी के पैराग्राफ है, उन सब में ये सब कुछ लाइन से मेंशन है। ठीक है, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले। चले शुरू करें। पहले थे क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो, जो शुरुआत के टाइम पे प्लांट्स जो थे हमारे किंगडम प्लांटे थे, इनको क्लासिफाई किया गया था। और उसको क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आए। ठीक है, वो सिस्टम्स क्या थे, वो अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो बताते थे कि हाँ, इसको इस बेस पे आप क्लासिफाई करो, नहीं इसको इस बेस पे आप क्लासिफाई करो। तो वैसे बहुत सारे सिस्टम्स आए, लेकिन जो 3 सिस्टम्स थे दे वर फाउंड वेरी रिलेटिव एंड गुड। वो क्या थे? पहला हमारा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको दिया था कैरोलस लिनियस और एरिस्टोटल ने। कौन कौन था इसमें? कैरोलस लिनियस और एरिस्टोटल ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें वो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेस पे करते थे उसको। देन नेक्स्ट आता हमारे पास में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर। ये जो सिस्टम था, ये प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहा था बेस्ड ऑन देयर नेचुरल एफिनिटीज एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में और उनमें कैसा रिलेशन है, उसके बेस पर उन्हें क्लासिफाई करना। लास्ट एंड द मोस्ट एडवांस वाज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्या करना है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये दिया था एंगलर एंड प्रांटल ने। ये जैसे कि आप नाम देख पा रहे हो, ये रिलेट टू द फाइलोजेनी। ये फाइलोजेनी के बेस पे था। व्हाट इज फाइलोजेनी? आप सभी को याद है कि फाइलोजेनी क्या होती है? व्हाट इज इट? रिलेशनशिप बिटवीन ancestors and current generation is phylogeny। हम रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है उसको इवॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट फाइलोजेनी इज। अब हर एक सिस्टम को हम बारी बारी पढ़ेंगे। आप एक बार इस पर ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीनशॉट करना है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलो चले, चलते हैं। पहला हमारे पास में है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको दिया था, प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट, एरिस्टोटल और कैरोलस लिनेयस थे। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो बेसिस था वो अलग अलग था। ठीक है, इनका बेसिस था, बेसिस वाज एक्सटर्नल फीचर्स या मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर्स। वहीं पर इनका बेसिस जो था वो अलग था। इनका था एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम कैसा, उस पे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। हमारे पास में 2 साइंटिस्ट हैं, एरिस्टोटल और कार्लस लिनियस। दोनों ने ही प्रपोज किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन दोनों के बेसिस अलग अलग थे।
एरिस्टोटल का बेसिस था एक्सटर्नल फीचर्स, वहीं पे कैरोलस लिनियस जो थे वो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, इस फीचर्स का मतलब हो गया एग्जांपल जैसे कि भाई लीफ की लेंथ, हाइट, लीफ लेंथ, कलर, ये सारे पॉसिबल चीजें। लेकिन ये उतना अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं माना गया। द रीजन इज बिकॉज it gave equal weightage to vegetative and reproductive characters. तो इसने क्या किया कि इसने भाई वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो हमारे कैरेक्टर्स थे उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, और यहीं पर ये उतना परफेक्ट नहीं माना गया। द रीजन इज कि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं होते, दे आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो वो एक बहुत ही प्योर डेफिनेशन नहीं हुए। वहीं पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं होते। तो दोनों को इक्वल वेटेज देना वाज नॉट राइट। राइट, इसलिए इसको उतना बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं माना गया, बाद में इसको डिसोन कर दिया गया। बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल वेटेज टू, हाँ they can be affected by environment, be affected by इन्हें एनवायरनमेंट से अफेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो काफी अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गई। राइट, क्योंकि एनवायरनमेंट से अफेक्ट होके वो दिखने लगी कि वो अलग है, बट वो बहुत ही पास के थे, मतलब वो बहुत रिलेशन में थे। तो इसने क्या करा, जब उसको डिवाइड किया ज्यादा बेहतर तरीके से, तो उसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी दूर दूर कर दिया, बस इसलिए क्योंकि वो अलग दिखते थे। डजंट मीन कि वो अलग है, वो अलग दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। सिंपल है, जैसे कि अगर आप जो हो, आप ऐसा मानो कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे धूप ज्यादा होती है, तो ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि आपकी स्किन जो होगी वो ज्यादा टैन होगी। राइट, वहीं पर अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे ना धूप बहुत कम होती है, लाइक बहुत काम वेदर है, बहुत कोल्ड ऐसा मान लो, तो वहां पे जो स्किन टोन है तो बहुत ब्राइट आती है। रीजन इज कि वो थोड़ा सा होता है मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, दैट इज नॉट जेनेटिक ना, दैट इज नॉट रिप्रोडक्टिव। वैसे जो स्किन कलर होता है वो तो जेनेटिक होता है, बट स्टिल बस थोड़ा सा स्किन में, मतलब हम बात कर रहे हम टैनिंग की और डिटैनिंग की, स्किन कलर की बात नहीं कर रहे प्रॉपर। तो इसलिए इसको उतना परफेक्ट नहीं माना गया। नेक्स्ट जो हमारे पास में आया, दैट वाज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। व्हाट दे सेड इज, इनका बेसिस था कि नेचुरल एफिनिटीज जो होती हैं बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, ये बेस था कि क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूडेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, ये उन ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को भी देख रहा था। उसके बहुत सारे बेसिस हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्टेज में कैसा होता है तो मैच करना बाकी ऑर्गेनिज्म से। और फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो नेचर से बहुत टाइडी अप था। इसका ये कहना था कि नेचर जो है, नेचर जो एफिनिटीज क्या है, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जुड़े हुए, और साथ साथ में इसने ये भी देखा कि भाई उसके अंदर के फीचर क्या है, बाहर के फीचर क्या है। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जो उसकी एम्ब्रियो स्टेज थी उसकी स्टडी की, किस किस ऑर्गेनिज्म की मैच हो रही है। फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना जो उनके बीच में होती है। तो ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने।
नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज दिस? इसका इवोल्यूशन है, बेसिस है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिया किसने था इसको? एंगलर एंड प्रैंटल। ये जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि पहले अगर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज थी, तो उसको भी समझना कि इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे क्या चेंजेस आए। इससे भी बहुत सारे सेम ऑर्गेनिजम्स अलग अलग दिखते हैं बट वो होते काफी हद तक सेम है। तो इसको भी कैलकुलेट करना है, इसको भी समझना है कि भाई हाँ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, वो भी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। By this, relationship among organisms can be easily established. इससे हम आसानी से ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप को समझ सकते हैं और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है? अब हमारे पास में टेक्सोनॉमी। क्या आप सबने टेक्सोनॉमी का मतलब समझा हुआ है? याद है? नेमिंग करना तो नोमेनक्लेचर हो गया। क्या था टेक्सोनॉमी का मतलब बताओ? कितने स्टेप्स है टेक्सोनॉमी के अंदर याद है आपको? CICN याद है? CICN कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये थे बेस ऑफ टेक्सोनॉमी। याद है आपको? अब इसमें टेक्सोनॉमी के हमारे पास में तीन पार्ट्स हैं। पहला भाई, पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। फिर यहाँ पे साइटो टेक्सोनॉमी या फिर कीमो टेक्सोनॉमी। सॉरी कीमो नहीं, यहाँ पे हम पे साइटो या फिर कैरियो टेक्सोनॉमी। यहाँ पे कीमो टेक्सोनॉमी। तो ये हमारे पास में तीन टाइप की टेक्सोनॉमीज। पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, फिर हम पे साइटो या फिर कैरियो टेक्सोनॉमी, और फिर हमारे पास में कीमो टेक्सोनॉमी। समझे? अब इस टेक्सोनॉमी क्या होता है बेसिकली, तो इसके अंदर में क्या है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम एन नंबर ऑफ, देखो एन फॉर न्यूमेरिकल, एन फॉर एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी कर सकते हैं ताकि हम उन्हें कैरेक्टराइज कर पाए। ये बहुत अच्छी होती है, पूरा सिस्टम डेवलप्ड होता है। सिस्टम डेवलप्ड यानी कि ऐसा मानो कि इसमें ये जो टेक्सोनॉमी है ये एडवांस मेथड से होती है। इसमें आप सर्च कर सकते हो कि ये फीचर किस किस के अंदर में है। आपने डाला कि जो है हमारे पास में पेटल होगा या फिर सेपल होगा, ठीक है। आपने डाला कि सेपल जो होंगे वो इन्फ्यूज होंगे, तो वो दिखाएगा बहुत सारे इन्फ्यूज, तो आप ऐसे टेक्सोनॉमी को कैरेक्टराइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझे? ये हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट साइटो टेक्सोनॉमी क्या होता है? साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, सेल, सेल के स्ट्रक्चर पर क्लासिफाई करना। या फिर कैरियो टेक्सोनॉमी मतलब कि क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस होता है, कैरियो मतलब क्रोमोसोम के नंबर पे। कीमो टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये होता है केमिकल्स पे, केमिकल्स कीमो से केमिकल्स, जैसे कि AGC, AGCT जो होती है हमारी, ये कैसे होती है, इसकी सीक्वेंस क्या है, इसमें प्रेजेंट है। तो जो टेक्सोनॉमी है वो हमारे पास में ऐसे तीन टाइप की आई, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, दिख गई? तो अब ये जो तीन टाइप की टेक्सोनॉमी थी, तीनों के तीनों ही काफी अलग अलग है और अपने आप में इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये कैरेक्टर्स को बाय सिस्टम समझती है
इसमें n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स समझ सकते हो आप, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप डाल दो आराम से और आपको वो क्लासिफाई कर देगा या आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ भाई ये इसमें आना चाहिए, नहीं ये इसमें आना चाहिए, ठीक है, उसको क्लासिफाई करना। ये जो होता है इसमें कोड्स असाइन होते हैं सब सिस्टम में, बहुत सारे, मेरे ख्याल से काफी सारे ऑर्गेनिज्म को साथ में हम इसमें समझ सकते हैं कि कितने कैरेक्टराइज हो सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। देन हमारे पास में साइट टैक्सोनॉमी और या फिर कैरियर टैक्सोनॉमी। ये जो होता है ये सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल के फंक्शन या फिर मान लो क्रोमोसोम के नंबर, उनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई करना, बांटना। देन हमारे पास में कीमो टैक्सोनॉमी, ये केमिकल्स पे बेस्ड होता है कि कौन कौन से प्रेजेंट है आपके अंदर में केमिकल्स, मतलब प्लांट्स के अंदर में कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, उसके बेस पे उनको बांटना, ठीक है। एनसीईआरटी देख लेते पर, एनसीईआरटी हमारी, let us look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. The earliest systems of classification used only two gross superficial morphological characters as habit, color, number, and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. देखा, ये वेजिटेटिव वाला हो गया हमारा एरिस्टोटल का, एंड्रोशियम वाला हो गया कैरोलस लिनियस का। System given by Linnaeus. Such systems were artificial. They separated the closely related species. देखा, कहा था ना, because reason ये था कि जब उन्होंने external feature पे focus किया जो कि easily environment से modify हो सकता है, तो उसके वजह से उन्होंने साथ साथ में जुड़े हुए species को भी अलग अलग कर दिया, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। Since they were based on a few characteristics, बहुत कम characteristics पे based थे। Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. देखा, ये भी important है, equal weightage दे दी थी दोनों को, vegetative को भी और sexual को भी। That's not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. Yes, कि vegetative वाले आसानी से environment से change हो सकते हैं। As against this, natural classification systems developed, which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry, अंदर में क्या हो रहा है उनके, ये सब कुछ समझना। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. इसी को बोल देंगे हम Bentham and Hooker. इन दोनों दिया था natural system of classification. ठीक है? Next page. At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. Yes, it is possible कि जो एक ही taxa से उनके common ancestor हो. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. देखा, टाइप करो, मिल गया था data easily. In this way, each character is given equal importance and at the same times hundreds of characters can be considered. इसलिए हर एक को equal importance दी जाती है और एक बार में आप बहुत सारे 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को आप एक बार में देख सकते हो कि मैच हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे। Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that use the chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. देख लिया हमने और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन पेज था वो पूरा समझ लिया इस लेक्चर में, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे हमारा एल्गे, ठीक है। मिलते हैं आपसे
अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। मिलते हैं आपसे।